नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की। इसमें दोस्तों हम लोग लेक्चर 10.12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, मतलब लेक्चर 10.13 के बारे में। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, देखिए डॉपलर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इस इफेक्ट को पहली बार देखा था, यानी कि पहली बार खोजा था। ठीक है, ओके, आप समझिए। देखिए डॉपलर ने आपने अच्छा 11th क्लास में पढ़ा होगा ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव। ठीक है, वो भी डॉपलर ने ही दिया था। ठीक, तो जैसे आपने 11वीं क्लास में ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव पढ़ा था, उससे काफी हद तक मिलता जुलता है डॉपलर प्रभाव। ये डॉपलर प्रभाव प्रकाश में डॉपलर प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, तरंग प्रकाश की। और दोस्तों ये टॉपिक अगर तरंग प्रकाशिकी में आया है तो इसका मतलब ये प्रकाश से किसी ना किसी रूप में जुड़ा है। ठीक है, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जबकि हमने 11वीं क्लास में क्या पढ़ा था, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव 11वीं क्लास में था, ये प्रकाश में डॉपलर प्रभाव है। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है, आइए समझते हैं। जैसे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव क्या था, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कभी भी अगर स्रोत जहां से ध्वनि निकल रही है, ठीक है, और श्रोता जो इंसान ध्वनि को सुन रहा है, ठीक, जब भी कभी स्रोत और श्रोता के बीच श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होगी। सापेक्षिक गति का मतलब होता है उनके बीच की दूरी घटे या बढ़े। ठीक है, ऐसा ना हो कि जितनी स्पीड से श्रोता चल रहा है उतनी स्पीड से स्रोत भी चले और दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है, जब भी कभी स्रोत और श्रोता के बीच में सापेक्षिक गतियां होती है, ठीक है, जिनके कारण उनके मध्य की दूरी परिवर्तित होती है, तब श्रोता को स्रोत की आवृत्ति घटी हुई या कुछ बढ़ी हुई प्रतीत होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, प्रकाश में भी होता है। ठीक, आपने महसूस भी किया होगा। अब यहां पे भी स्रोत होगा और प्रेक्षक होगा। दोस्तों प्रकाश स्रोत, मतलब स्रोत का मतलब है जो प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश स्रोत। ठीक है, स्रोत का मतलब क्या है, प्रकाश का स्रोत। और प्रेक्षक कौन है, प्रेक्षक वो व्यक्ति है जो उस प्रकाश की तीव्रता को अनुभव कर रहा है। ठीक है, कि उसकी तीव्रता कम है या ज्यादा है, बढ़ रही है या घट रही है, सारी चीजें देख रहा हो। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे हम दो शब्द यूज करेंगे, स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रकाश स्रोत, जहां से प्रकाश निकल रहा है, और प्रेक्षक मतलब जो उस प्रकाश को ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसका प्रेक्षण कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि स्रोत और प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गतियां होती है, तब प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति कुछ बढ़ी हुई अथवा कुछ घटी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और स्रोत जो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति में महसूस होने वाले इसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से समझेंगे। जब भी कभी स्रोत और प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गतियां होगी, तब प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से कुछ बढ़ी हुई या फिर कुछ घटी हुई प्रतीत होगी, और प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति में महसूस होने वाले इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, अब आप इस बात को समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया था कि सफेद यानी कि श्वेत प्रकाश, ठीक है, पूर्ण रूप से जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, अच्छा, इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम होता है, और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए जो तरंग दैर्ध्य होती है वो मिनिमम होती है। बात समझ में रहे हैं आप लोग, चलिए, ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक, अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्या बोला कि अगर स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरियां घटेगी या बढ़ेगी, तो स्रोत जो प्रेक्षक है उसको ऐसा लगेगा कि स्रोत की आवृत्ति या घट रही है बढ़ रही है। वो डिपेंड करता है कि केस क्या है, मतलब वो उनके बीच की दूरी घट रही है या उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, तो
अगर हम पहले 1 by 1 केस कंसीडर करते हैं, ठीक है, हम पहले कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कि स्रोत और प्रेक्षक के बीच में गतियां इस प्रकार से हो रही है कि स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी घट रही है, ठीक है। मतलब हम अगर प्रकाश स्रोत के पास चलते चले जाएंगे तो हमको, जब काफी पास आ जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि भाई स्रोत से निकलने वाला प्रकाश काफी तीव्र है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा तीव्र प्रकाश आपकी आंखों पर गिराया जाता है तो हमारी आंखें खुल नहीं पाती हैं प्रॉपर, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, अगर आप सन को डायरेक्ट देखेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, नेकेड आई से कंटिन्यूअसली नहीं देख पाएंगे, वही चीज होती है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों होता क्या है, जब भी कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरियां घटेगी तो क्या होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्रोत की आवृत्ति जो है वो बढ़ गई है। आवृत्ति बढ़ गई मतलब स्रोत से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी ऊर्जा बढ़ गई है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमको महसूस होता है, ठीक है। तो जब भी कभी स्रोत और प्रेक्षक के मध्य दूरियां घटती है तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति कुछ बढ़ी हुई प्रतीत होती है, कुछ इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ी हुई प्रतीत होती है। और ये जो जब आवृत्ति उसको बढ़ी हुई प्रतीत होगी तो तरंगदैर्घ्य उनको घटी हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो इसी केस को बोलते हैं, यदि स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक दूरी के कारण, सापेक्षिक गति के कारण उनके मध्य दूरी घट रही होती है, तब प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कुछ बढ़ी हुई अथवा तरंगदैर्घ्य वास्तविक तरंगदैर्घ्य से कुछ घटी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और प्रकाश में, प्रकाश की तीव्रता में अनुभव होने वाले इसी परिवर्तन को, ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की आवृत्ति में अनुभव होने वाले इसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला विस्थापन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब आपको आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, तरंगदैर्घ्य घटी हुई प्रतीत हो रही है, तो आपको पता है कि तरंगदैर्घ्य जो है वो रेड से वायलेट चलने पर घटती है। इसका मतलब आपको जो प्रकाश दिखेगा वो करीब करीब रेड कह रहा हूं, वॉयलेट यानी बैंगनी रंग की ओर शिफ्ट होता दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नीला विस्थापन। क्या बोलते हैं दोस्तों, नीला विस्थापन, ठीक है। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक, एग्जाम में, कि नीला विस्थापन से आप क्या समझते हैं, यानी कि ब्लू शिफ्ट। चलिए ठीक। अच्छा, अब इसका उल्टा करिए। मान लीजिए कि अगर स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गतियों के कारण उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो दोस्तों जब दूरी बढ़ेगी, जब हम प्रकाश स्रोत से दूर जाएंगे तो हमको प्रकाश स्रोत थोड़ा सा फीका लगेगा। मतलब हमको ऐसा लगेगा कि प्रकाश स्रोत की जो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश की तीव्रता कम है, उसकी ऊर्जा कम है, ठीक है। इसका मतलब हमें आवृत्ति अब घटी हुई प्रतीत होगी, क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा तो आपको ऊर्जा भी ज्यादा महसूस होगी, प्रकाश की आवृत्ति कम तो आपको ऊर्जा भी कम महसूस होगी, बस, ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो होगा क्या कि जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी बढ़ेगी तो स्रोत, जो प्रेक्षक है उसको स्रोत की आवृत्ति कैसी महसूस होगी, थोड़ी सी घटी हुई महसूस होगी। आवृत्ति घटी हुई महसूस होगी तो तरंगदैर्घ्य बढ़ी हुई महसूस होगी, क्योंकि दोस्तों आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि C बराबर कितना होता है, न्यू लैम्डा होता है, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हर एक तरंग की, किसी भी तरंग की, अगर हम वेग की बात करें, किसी भी तरंग का जो वेग होता है वो तरंग की आवृत्ति और तरंग की तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि तरंग का वेग v बराबर तरंग की आवृत्ति n इंटू तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, ठीक है। अब यही फॉर्मूला आप प्रकाश के लिए लगाइए, तो भाई जहां पे आप तरंग का वेग रख रहे हो वहां पे प्रकाश का वेग रखेंगे। और सामान्य तौर पे जब हमको कोई भी माध्यम नहीं दिया होता है तो हम ये मान सकते हैं कि माध्यम कौन सा है, माध्यम है हमारा वायु, और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है C, तो V की जगह पे C रख दिया। और प्रकाश की आवृत्ति को हम लोग न्यू से लिखते हैं तो n की जगह पे न्यू लिख दिया और लैम्डा अपनी जगह पे है, तो C बराबर न्यू लैम्डा आया कहां से, V बराबर n लैम्डा से, ठीक है, C बराबर न्यू लैम्डा आ गया। अच्छा, अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, C अपॉन न्यू। वही चीज है, जब प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है तो उसको स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की ऊर्जा कम महसूस होगी, आवृत्ति कम महसूस होगी, आवृत्ति कम महसूस होगी तो तरंगदैर्घ्य बढ़ी हुई महसूस होगी। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट, क्योंकि जैसे जैसे हम रेड की ओर जाते हैं उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं लाल विस्थापन, ठीक है, लाल या अवरक्त विस्थापन, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लाल या अवरक्त विस्थापन, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट। आपको पता है दोस्तों, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों का केवल
दृश्य प्रकाश वाला हिस्सा ही हम देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रकाश हमें दिख रहा है वो दृश्य प्रकाश है, ठीक है। अब अगर उस दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ने लगेगी तो वो रेड से ज्यादा, लाल रंग से भी ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? अवरक्त तरंगों की, ठीक है। दृश्य प्रकाश में ये केवल 7 रंग आते हैं, ठीक है। उसमें से बैगनी की सबसे कम होती है और लाल की सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होती है। अगर तरंगदैर्ध्य उस श्वेत प्रकाश की, ठीक है, जो आपको प्रकाश स्रोत से निकल रहा है, उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ी हुई प्रतीत होगी तो ये तरंगदैर्ध्य लाल से भी आगे निकल जाएगी। और जब तरंगदैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश से भी ज्यादा हो जाए तो वहां से लगने लगता है अवरक्त तरंगों का हिस्सा। तो वो तरंग अवरक्त तरंगों के हिस्से में, वो प्रकाश जो है वो अवरक्त तरंगों की ओर शिफ्ट होने लगेगा। ऐसा आपको महसूस होगा, वास्तव में ऐसा नहीं होगा लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। इसका उल्टा बैगनी रंग से कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? पराबैगनी तरंगों की। तो अगर आप पहला वाला केस की बात करें, अगर प्रेक्षक स्रोत की ओर जा रहा है तो आवृत्ति बढ़ी हुई महसूस होगी, तरंगदैर्ध्य घटी हुई महसूस होगी। और अगर श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वॉयलेट यानी बैगनी से भी नीचे गिरने लगेगी तो वहां से लगने लगता है पराबैगनी तरंगों का क्षेत्र, तो वो पराबैगनी तरंगों की जैसे आपको महसूस होने लगेगी, ठीक। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये केवल भ्रम होता है, ठीक। अच्छा, तो ये तो बात हो गई नीला विस्थापन यानी ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट की, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि सापेक्षिक गतियां हो रही हैं स्रोत और प्रेक्षक के बीच में, जब भी स्रोत और प्रेक्षक के बीच में सापेक्षिक गतियां होगी तो जो प्रेक्षक है उसको आवृत्ति बढ़ी हुई या घटी हुई प्रतीत होगी। और आवृत्ति में जो परिवर्तन है इसी को तो हम लोग ने प्रकाश में डॉपलर प्रभाव बोला था। मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कितनी है? न्यू है, ठीक है। और उसको जो आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है वो कितनी है? वो न्यू डैश है। यदि प्रकाश स्रोत की वास्तविक आवृत्ति न्यू एवं आभासी आवृत्ति न्यू डैश हो तब क्या होगा भाई? मान लिया अगर हमने कि जो आवृत्ति हमें महसूस हो रही है, जो आवृत्ति हमें लग रही है वो आवृत्ति न्यू डैश है और वो बढ़ी हुई आवृत्ति है, तो मतलब न्यू डैश का मान न्यू से ज्यादा होगा। अब हमको करना क्या है? न्यू माइनस न्यू डैश करिए। जब आप न्यू माइनस न्यू डैश करेंगे, ठीक है, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन में न्यू इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन सी। अब दोस्तों v क्या है? v जो है वो प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गति का वेग है, यानी कि सापेक्षिक वेग है, ठीक है। और c के बारे में तो आप जानते हैं, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, ठीक है। अच्छा, अब देखिए न्यू डैश मतलब जो बढ़ी हुई आवृत्ति उसको महसूस हो रही है, माइनस न्यू मतलब वास्तविक आवृत्ति। बढ़ी हुई आवृत्ति में से वास्तविक आवृत्ति को आप घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आवृत्ति में आपको जो परिवर्तन महसूस हो रहा है वो कितना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डेल्टा न्यू अपॉन में न्यू इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में c, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अच्छा, अभी क्या है? हम जानते हैं दोस्तों कि प्रकाश निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल c और प्रकाश की आवृत्ति न्यू और तरंगदैर्ध्य लैम्डा में संबंध होता है। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करिए? लॉग ले लीजिए। जब आप दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग c इज इक्वल टू लॉग न्यू प्लस लॉग लैम्डा। ये कहां से आया? ये इस वाली प्रॉपर्टी से आया कि लॉग m इंटू n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n के, ठीक है। मतलब अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसका लॉग लेने का मतलब है कि पहले नंबर का लॉग प्लस दूसरे नंबर का लॉग, ठीक है। तो यहां पे वही किया गया, न्यू और लैम्डा मल्टीप्लाई में थे, लॉग लिया तो लॉग न्यू अलग हो गया और दूसरे वाले नंबर का लॉग अलग हो गया। अच्छा, अभी समझिएगा, अब आपको क्या करना है? इसका अवकलन करना है। दोनों पक्षों में अवकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों में अवकलन करिए। कितना हो जाएगा? यहां पे हमने लगा दिया d ऑफ log c, मतलब डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। d ऑफ log c इज इक्वल टू d ऑफ log न्यू प्लस d ऑफ log लैम्डा। बात समझ में आई? अच्छा, अभी क्या करेंगे भाई? log c का आप अवकलन कर रहे हैं। पहली बात तो c क्या है? निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग, जो कि फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का लॉग लिया है, वो भी कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट का अवकलन कर रहे हैं। जब आप कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट का अवकलन करने पे हमेशा जीरो आता है,
तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर आइए भाई, log x का अवकलन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, 1 बाई एक्स। ठीक है, यहां से आप इसकी वैल्यू निकालिए, d ऑफ log x कितना आएगा, ये आएगा dx अपॉन में x, dx ऊपर चला गया। ठीक है, तो वही चीज है, यहां पे कितना आ जाएगा। अब देखिए d कहे या डेल्टा कहे, बात एक ही है, मतलब वो चेंज कोई तो दर्शाएगा। तो जैसे d अगर इसको इसके हिसाब से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, d ऑफ log न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d न्यू अपॉन में न्यू। तो जैसे d मतलब वो भी डिफरेंस यानी चेंज को दर्शाता है और डेल्टा भी चेंज को दर्शाता है, तो d की जगह मैं डेल्टा लिख सकता हूं। ठीक है, ये हो गया न्यू प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों डेल्टा लैम्डा अपॉन में लैम्डा। ठीक है, अच्छा अभी करना क्या है, इसको रफ करता हूं, चलिए। ठीक है, इसी को लेके कंटिन्यू करिए। देखिए यहां से वैल्यू निकालिए आप डेल्टा न्यू अपॉन में न्यू की, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू कितना आएगा, माइनस का डेल्टा लैम्डा अपॉन में लैम्डा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को कंबाइन कर दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, इसकी तुलना करिए। देखिए जब आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको तीनों में कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब डेल्टा न्यू अपॉन न्यू, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा और वी अपॉन सी तीनों में कनेक्शन मिल जाएगा। और वो क्या है भाई, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू माइनस वी अपॉन सी के बराबर है, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा के बराबर है। तो उसको क्या करेंगे, यहां पे इसको हम लोग तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे, डेल्टा न्यू अपॉन में न्यू इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा लैम्डा अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में c। ठीक है, ये तो आपकी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ये फाइनल आपका रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसमें डेल्टा न्यू क्या है, आवृत्ति में महसूस होने वाला परिवर्तन, और न्यू क्या है, स्रोत की वास्तविक आवृत्ति। डेल्टा लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य में होने वाला मतलब महसूस होने वाला परिवर्तन, और लैम्डा क्या है, स्रोत की यानी प्रकाश की वास्तविक तरंग दैर्ध्य। ठीक है, माइनस साइन का कोई मतलब है नहीं, वो जान ही रहे आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पे v क्या है, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक वेग, और c के बारे में आप जानते होंगे, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक जो था वो यहां पे समाप्त हुआ। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये न्यूमेरिकल में अप्लाई होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके दोस्तों, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है और आ भी सकता है ये। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया था, और देखिए थोड़ा सा सोचने वाला है, लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, एक प्रकाश पुंज के मार्ग में दो क्रॉसित पोलेराइड ए व बी रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, पोलेराइड। तो पोलेराइड का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, पोलेराइड क्या होता है, एक प्रकार का जो काम टूरमैलिन क्रिस्टल करता है ना, टूरमैलिन क्रिस्टल क्या करता था, समतल ध्रुवित आध्रुवित प्रकाश को मतलब सामान्य प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता था। वही काम पोलेराइड भी करेंगे। ठीक है, पोलेराइड क्या होता है अभी हम डिटेल से समझेंगे। ठीक, अच्छा दो पोलेराइड है, क्रॉसित पोलेराइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रॉसित पोलेराइड का मतलब होता है, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टूरमैलिन क्रिस्टल में प्रकाशिक अक्ष नाम की एक चीज होती है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र के वो वेक्टर, वो कंपन जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं वो पास हो जाते हैं, और जो किसी एंगल थीटा पर होते हैं या 90 पर होते हैं, 90 एंगल पर होते हैं, लंबवत होते हैं, वो सब रोक दिए जाते हैं। ठीक है, यही तो टूरमैलिन क्रिस्टल में हो रहा था कि गिरने वाले अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश में तो वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर सभी दिशाओं में थे। जब वो पोलेराइड पर गिरे तो केवल वो कंपन जो इसकी प्रकाशिक अक्ष के समांतर है वही पास हुए थे, बाकी सारे रुक गए थे। ठीक है, वही काम ये लोग भी करेंगे। क्रॉसित का मतलब होता है कि अगर पोलेराइड ए और पोलेराइड बी की प्रकाशिक अक्षों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन जाए तो वो हो जाएगी क्रॉसित अवस्था। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर ये मान लीजिए ये प्रकाशिक अक्ष है किसकी, पोलेराइड ए की, और अगर पोलेराइड ए की प्रकाशिक अक्ष ये है और पोलेराइड बी की प्रकाशिक अक्ष ये हो जाए, तो देखिए बी की जो प्रकाशिक अक्ष है वो बिल्कुल क्षैतिज हो गई, ए की
ऊर्ध्वाधर हो गई तो दोनों आपस में कैसे हो गए, लंबवत 90 डिग्री। और जब पोलराइड या टूरमैलिन क्रिस्टल्स के बीच की प्रकाशिक अक्षों के मध्य जो कोण बन रहा है अगर वो 90 का हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसित अवस्था। ठीक है, क्रॉसित अवस्था का मतलब हुआ कि अगर दो पोलराइड या दो टूरमैलिन क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्षों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब उनकी प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के लंबवत अगर हो गई है, तब क्या बनेगा, तब वो अवस्था कहलाती है क्रॉसित पोलराइड। ठीक है, तो एक प्रकाश पुंज के मार्ग में दो क्रॉसित पोलराइड है, ए और बी रखे हुए। ठीक है, अच्छा अब देखिए प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है, अभी ए और बी रखे हैं और दोनों क्रॉसित अवस्था में है क्योंकि इनकी और इनकी प्रकाशिक अक्षों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, अच्छा क्रॉसित अवस्था में रखे हैं, इनके बीच एक अन्य पोलराइड, ठीक है सी, एक अन्य पोलराइड सी इस प्रकार रखा है कि इसकी ध्रुव, ठीक है, इसकी ध्रुवण अक्ष जो है सी को इस प्रकार से रखा गया है दोस्तों कि इसकी जो ध्रुवण अक्ष है, ध्रुवण अक्ष मतलब प्रकाशिक अक्ष, ठीक है, प्रकाशिक अक्ष को ही ध्रुवण अक्ष बोलते हैं, इसकी ध्रुवण अक्ष ए की ध्रुवण अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। दोस्तों अब आप समझिएगा, बी की ध्रुवण अक्ष बिल्कुल क्षैतिज है, ए की लंबवत है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, अब इनके बीच में एक तीसरा पोलराइड आया है सी, सी को हमने इस तरह से रखा है कि वो ए की प्रकाशिक अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। ए की प्रकाशिक अक्ष को मैंने बिल्कुल लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर दिखाया है, तो ये थोड़ा सा एंगल थीटा पर झुकी हुई है। ठीक, और एक और चीज, जब सी की प्रकाशिक अक्ष यानी कि ध्रुवण अक्ष ए के साथ थीटा बना रही है कोण, तो बी के साथ कितना बनाएगी, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ए और बी के बीच का कोण खुद ही 90 है। जब ये सी की प्रकाशिक अक्ष ए के साथ थीटा बना रही है तो इसके साथ 90 माइनस थीटा का कोण बनाएगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी प्रकाशिक अक्ष क्षैतिज है, अगर आप क्षैतिज के साथ देखेंगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण आपका ये पूरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी समझिएगा। ठीक, तो इसके आगे बोल रहे हैं कि यदि पोलराइड ए, ये है पोलराइड ए, ठीक है, यदि पोलराइड ए पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता कितनी हो, आई नॉट, यदि पोलराइड ए, सॉरी निर्गत बोल रहा है, ठीक है समझिएगा, यदि पोलराइड ए से निर्गत यानी पोलराइड ए से बाहर निकलने वाला प्रकाश, भाई ए से आगे बढ़ेगा तभी तो सी पर गिरेगा, सी से आगे बढ़ेगा तो बी पर गिरेगा, ठीक है ना, ओके, तो ए से निर्गत, निर्गत का मतलब आप लोग जानते ही होंगे निकलने वाला, ए से जो बाहर निकल रहा है प्रकाश उसकी तीव्रता अगर कितनी है दोस्तों, आई नॉट है, तो सिद्ध कीजिए कि पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान इतना होगा। अब इसे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, अब मैं कह रहा था पोलराइड बताएंगे। देखिए दोस्तों, पोलराइड जो है वो एक प्रकार का ध्रुवक है, ठीक है, ध्रुवक है, आप उसे विश्लेषक की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमेशा टूरमैलिन, कैल्साइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग जो है वो आपको महंगा साबित हो सकता है। ठीक है, अगर आपको व्यापारिक स्तर पर यूज करना है, बहुत ढेर सारा पोलराइड का काम है, मतलब बहुत ढेर सारे ध्रुवक चाहिए, तो कहां तक आप टूरमैलिन क्रिस्टल यूज करेंगे, काफी कॉस्टली होते हैं। तो क्या होता है, इसकी जगह पे एक नई चीज का निर्माण किया गया। ठीक है, उसमें होता क्या है दोस्तों, उसमें एक कांच की एक पारदर्शी प्लेट ली जाती है। ठीक है, कांच की एक पारदर्शी प्लेट, वो पतली सी होती है, कांच की एक पतली सी पारदर्शी प्लेट के ऊपर क्या हम लोग कुछ केमिकल जैसे नाइट्रोसेलुलोज वगैरह के क्रिस्टल को बिछा देते हैं। ठीक है, क्रिस्टल को बिछा देते हैं और इस प्रकार से बिछाया जाता है कि उन सभी की प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि अलग अलग क्रिस्टल्स की प्रकाशिक अक्ष अलग अलग दिशा में हो और उनके बीच में अलग अलग एंगल बन रहे हो, सब सारे क्रिस्टल्स की प्रकाशिक अक्ष एक दिशा में होनी चाहिए, उसको इस प्रकार से बिछाया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, उस प्लेट के ऊपर, उस कांच की जो पतली सी प्लेट थी उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज के विलयन यानी सॉल्यूशन डाला गया, उसके बाद थोड़ा सा सूखने बाद उसके ऊपर दूसरा एक कांच की पतली सी कांच की प्लेट लगा दी गई। अब कांच की दो प्लेटों के बीच में वो जो नाइट्रोसेलुलोज के क्रिस्टल्स पड़े हैं, ध्रुवण का काम वही करते हैं। ठीक है, जब प्रकाश उन पर गिरता है तो वो नाइट्रोसेलुलोज के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ध्रुवक की तरह कार्य करते हैं, केवल उन्हीं प्रकाशिक वेक्टर्स को पास आउट होने देते हैं जो उनकी प्रकाशिक अक्ष के लंबवत है, बाकी सारे वेक्टर्स को वो वहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, तो पोलराइड को सामान्य तौर पे हम लोग पोलराइड फिल्म भी बोलते हैं, बिकॉज वो कांच की दो पतली पतली शीट्स के बीच में बनी होती है। ठीक है, अच्छा कांच की प्लेट इसलिए लगाते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिले। ठीक है, क्योंकि वो सोल्यूशन ही तो है, सोल्यूशन की पतली सी लेयर है, वो
बड़ी आसानी से डैमेज हो सकती है, उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो कांच की प्लेट भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो पोलराइड बनेगा वो पोलराइड क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में काम आएगा, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश गिराइए और जो उससे निकलेगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, ठीक है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ध्रुवक चाहिए होता है तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। सन ग्लासेस में भी इसी का इस्तेमाल होता है। और अगर हम लोग बात करें अपने टू व्हीलर कह रहा हूं, फोर व्हीलर की बात करें तो फोर व्हीलर में जो आगे का शीशा होता है, ठीक है, जो आगे की ड्राइवर के सामने वाली विंडो होती है उसका जो शीशा होता है उसमें भी पोलराइड लगा होता है, ठीक है, ताकि अगर कोई भी व्हीकल वाहन सामने से आ रहा है और उसकी जो हेडलाइट है वो काफी तेज है, अगर उसकी हेडलाइट तेज है, उसकी तीव्रता ज्यादा है, सामने से आने वाले वाहन के प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा है, और अगर वो बहुत ज्यादा तीव्रता वाला प्रकाश ड्राइवर की आंखों में गिरेगा तो ड्राइवर को दिखना बंद हो जाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस है। तो इसलिए क्या होता है, आगे एक पोलराइड फिल्म लगा देते हैं, जिससे अगर सामने वाले वाहन से निकलने वाला प्रकाश बहुत ज्यादा तीव्र भी होगा तो वो अंदर, जब कार के अंदर प्रवेश करेगा और ड्राइवर की आंखों पर गिरेगा तो उसकी तीव्रता काफी कम हो चुकी होगी, जिससे ड्राइवर को देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी और एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग गाड़ी के जो ड्राइवर के सामने वाली फ्रंट जो विंडो होती है उसमें हम लोग पोलराइड का यूज करते हैं, ठीक है। और सन ग्लासेस में भी होता है। चलिए, तो अभी हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि बी से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता इतनी होगी अगर ए से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसा नोटेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं। हमने मान लिया है कि ए से निकलने वाला पोलराइड ए कहां है, ये है पोलराइड ए से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता भाई कितनी है, आई ए है, ठीक है। अच्छा, जब पोलराइड ए से जो प्रकाश निकलेगा वही तो पोलराइड सी पर गिरेगा, और पोलराइड सी से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता को हमने मान लिया है आई सी, और वही बात पोलराइड सी से जो प्रकाश निकलेगा वही तो बी पर गिरेगा, और बी से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता को हमने क्या मान लिया है, आई बी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेलस का लॉ लगेगा। सबसे पहले मेलस लॉ लगाइए पोलराइड ए और सी के लिए, और यह निकालिए कि सी से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता कितनी है, ठीक है। तो लिखेंगे पोलराइड, ठीक है, पोलराइड ए व सी के लिए मेलस के नियम से। भाई मेलस का नियम क्या कहता है, मेलस का नियम कहता है कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसी पोलराइड की, ठीक है, तो जिस पोलराइड से प्रकाश निकल रहा है, जिस पोलराइड से प्रकाश अंतिम रूप से फाइनली, ठीक है, फाइनली जिस पोलराइड से प्रकाश निकल रहा है उसकी बात करते हैं। तो मेलस का नियम कहता है कि अगर हम किसी भी ध्रुवक की बात करते हैं तो ध्रुवक पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता का मान जो होता है, ध्रुवक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता यानी कि आईसी का जो मान होगा दोस्तों वो कितना होगा, इस पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता यानी कि आई ए इंटू क्या, दोनों ध्रुवकों या दोनों पोलराइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी कोज्या के वर्ग के बराबर होगा। इनके बीच की कोज्या, इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेगा, ठीक है। यही होता है कि अगर मान लीजिए दो पोलराइड लगे हैं तो किसी भी विश्लेषक से, यहां पे अभी आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये ध्रुवक हो गया, ये विश्लेषक हो गया, तो विश्लेषक से फाइनली निकलने वाला प्रकाश, उस प्रकाश विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता इज इक्वल टू विश्लेषक पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता इंटू विश्लेषक एवं ध्रुवक के बीच बने हुए कोण की कोज्या के वर्ग का गुणनफल, यानी कि आईसी इज इक्वल टू आई ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अभी ये चीज फाइनल हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए, अब पोलराइड सी और बी को लेकर आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, पोलराइड बी व सी के लिए मेलस के नियम से, भाई पोलराइड बी और सी की अगर हम बात करें तो अब देखिए बी और सी को देखने पर क्या लग रहा है, कौन ध्रुवक होगा कौन विश्लेषक होगा। भाई प्रकाश अंतिम रूप से जिस टूरमैलिन क्रिस्टल से या जिस पोलराइड से प्रकाश अंतिम रूप से बाहर निकल रहा है वही हमारा विश्लेषक हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला पोलराइड तो प्रकाश को ध्रुवित करेगा, ठीक है। वैसे ही सी और बी की अगर हम बात करें तो देखिए सी से निकलने वाला प्रकाश फिर जाके बी पर गिर रहा है, और अंतिम रूप से प्रकाश किससे निकल रहा है, बी से निकल रहा है, तो बी क्या हो गया, विश्लेषक हो गया, ए क्या हो गया, सी क्या हो गया, ध्रुवक हो गया। तो भाई विश्लेषक से निकलने वाला प्रकाश, अगर हम बी और सी की बात करते हैं तो विश्लेषक से अंतिम रूप से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता यानी कि आई बी,
ठीक है, IB यानी कि विश्लेषक से निकलने वाला अंतिम प्रकाश IB, उसकी तीव्रता इज इक्वल टू भाई विश्लेषक पे गिरने वाला प्रकाश जो कि IC है, ठीक है, IC इंटू दोनों के बीच में बनने वाले कोण की कोज्या का वर्ग करना है। तो भाई C और B के बीच में कितना कोण बन रहा है? अगर पोलराइड C की प्रकाशिक अक्ष पोलराइड A की प्रकाशिक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है जैसा क्वेश्चन में दिया है, तो C की प्रकाशिक अक्ष B की प्रकाशिक अक्ष के साथ 90 माइनस थीटा का कोण बनाएगी, क्योंकि पोलराइड B और पोलराइड A दोनों की प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। तो B और C की प्रकाशिक अक्ष के बीच में कितना कोण बनेगा? वो आपका बनेगा 90 माइनस थीटा। तो यहां लिखेंगे 90 माइनस थीटा और इसका हो गया स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 लिखने से पहले इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, यहां पे आ जाइए, ये हो गया IB इज इक्वल टू IC इंटू, देखिए दोस्तों cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए करना कुछ नहीं है, IC की वैल्यू उठा के समीकरण 2 से उठा के 1 में रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 से IC का मान रखने पर, समीकरण 1 से IC का मान रखने पर रखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा IB इज इक्वल टू, भाई IC की वैल्यू कितनी है, कहां गया ये IC, इसकी वैल्यू रखिए यहां पे, समझ रहे ना, IC की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा IA cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये तो IC की जगह पे लिखा है, अभी ये भी बचा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, आपको बोला गया है कि IA हमने क्या माना था? हमने माना था IA क्या है? पोलराइड A से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता। लेकिन ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यदि पोलराइड A से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 हो, अगर पोलराइड A से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता I0 है, इसका मतलब IA का मान किसके बराबर दिया है आपको? IA का मान आपको दिया है I0 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I0, ठीक है, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक। अच्छा, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cos थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, आसानी से लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अभी इसको समझिएगा, अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, ठीक है। चेंजेस ये करने हैं कि यहां पे हमने क्या किया, I0 अपॉन में 4 कर दिया और यहां क्या लिख दिया, यहां लिख दिया 2 साइन थीटा और cos थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, 2 को ब्रैकेट के बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर तो स्क्वायर लगा है, जब 2 बाहर निकलेगा तो 2 का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर होके 4 आएगा और 4 ऊपर है 4 नीचे है, कट जाएगा, कितना, जो चीज ऊपर लिखी थी वही चीज आपकी लौट आएगी। तो यानी कि अगर हम ये जो स्टेटमेंट लिखा है, सेकंड वाली लाइन जो लिखी है उसको थर्ड वाली लाइन की तरह लिख सकते हैं। और ये अंदर क्या बन गया, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो गया, ये IB इज इक्वल टू कितना बनेगा, IB इज इक्वल टू I0 अपॉन 4, ठीक है, IB इज इक्वल टू I0 अपॉन 4 इंटू में साइन 2 थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और आपको यही प्रूफ करना था, देखिए, ठीक है, जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आंसर आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको कुछ प्रूफ करने वाला देता है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, जो प्रूफ करने वाले होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके आ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ओके, ये सेशन समाप्त हुआ। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।